हेलो किड्स, उम्मीद है बेटा तुम लोग पार्ट 1 देख चुके होगे और उसके टॉपिक आप लोगों को समझ आए होंगे। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आप लोग का अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी विथ विजन, मिशन एंड कल्चर। मतलब ये चैप्टर आप लोग को ये बताएगा कि स्ट्रेटेजी को किस तरीके से मिशन, विजन और कल्चर के साथ आप लोग को अलाइन करना है। तो उससे पहले आप लोग को तीन चीजें समझनी पड़ेगी। पहला विजन, फिर आप लोग का ये मिशन, फिर कल्चर। देखो, जो ये आप लोग का जो विजन होता है, आपने हमेशा आप सुना होगा कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखना चाहते हैं। इंटरव्यू का डाला होगा, तुम लोग भी देखते होगे या रील देखते ही होगे। व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर, मतलब कंपनी अपने आप को कहां अचीव करना चाहता है, फ्यूचर में कहां देखना चाहते हैं, वो विजन होता है। मिशन क्या होता है कि उस विजन को किस तरीके से आप अचीव करोगे, उसको मिशन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान समझना, विजन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मिशन एक टाइम पे रुक सकता है। जो विजन होता है मतलब कंपनी अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहता है, वो कैसे उस काम को अचीव करेगा। मिशन है जो विजन को अचीवमेंट का प्रोसेस दिलाएगा, उसको मिशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, कुछ फेमस है जैसे कि नाइकी का टू ब्रिंग इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। ये इनका विजन है और ये इसी हिसाब से अपना जूता बनाएंगे। और एक बात बताइए, क्या इनोवेशन कभी खत्म हो सकता है? एथलीट लोग खत्म हो सकते हैं भाई? एथलीट लोग इंस्पिरेशन उनका एथलीट नहीं हो सकता ना भैया। वो लॉन्ग टर्म चलेगा सर, जब तक कंपनी है तब तक चलेगा, उसके उसको विजन बोला जाता है। डाबर का डेडिकेटेड टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी हाउस होल्ड, ये आप लोग के विजन है। अब मिशन समझते हैं। देखो, अब मिशन क्या होता है सर? जो पर्पस और प्रेजेंट बिजनेस को बताता है और जो बेसिस रहता है आप लोग के फंडामेंटल और यूनिक पर्पस में। मतलब किस तरीके से आप लोग विजन को अचीव करेंगे, उसको मिशन बोला जाता है, जो कि आप लोग का पर्पस और प्रेजेंट बिजनेस को डिस्क्राइब करेगा। और ध्यान समझिएगा, जो आप लोग का मिशन स्टेटमेंट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है और कस्टमर ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो ये आप लोग का डिफरेंस होता है कि मिशन और विजन और मिशन में डिफरेंस। अब विजन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सर विजन मतलब होता है इट इज द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहां देखना चाहता है। It is an inspiration around which a strategist, perhaps a chief executive, might seek to focus the attention and energies of the member of the organization। मतलब ये ना, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चीफ एग्जीक्यूटिव का फोकस पॉइंट लाता है कि हम लोग को मेन काम क्या करना है। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव इमेज देगा कि व्हाट अ कंपनी वांट्स टू बिकम इन द फ्यूचर। कंपनी कहाँ फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, उस चीज को ये जो विजन स्टेटमेंट है ना, वो एक डिस्क्रिप्टिव इमेज में देता है। और एक चीज ध्यान समझिएगा, यहाँ पास ना जनरल वर्ड नहीं देना है आप लोग को, मतलब थोड़ा ध्यान समझना है, क्योंकि जो विजन होगा ना, फ्यूचर का है, सक्सेस का मामला है, गोल का है, ग्रोथ का है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मामला है। आप नॉर्मली कुछ भी विजन नहीं बना सकते। ओके, अब देखिए, विजन तो सब कोई बनाते हैं, लेकिन अगर अच्छा विजन है तब काम का है। तो बेनिफिट ऑफ हैविंग विजन जो है, यहाँ पास ये दिया गया कि गुड विजन अगर है, विजन अगर अच्छा है आप लोग का, तो कुछ कुछ बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप लोग को बोलता है कि जो गुड विजन आर इंस्पायरिंग एंड एक्सेलरेटिंग। मतलब गुड विजन है तो लोगों को इंस्पायर करेगा, एक्सेलरेट करेगा। विजन जो है ना, स्टेप फंक्शन है, मतलब एक कदम आपको आगे शो करके दिखाएगा। ओके, जो गुड विजन है वो क्रिएट करता है एक कॉमन आइडेंटिटी और शेयर करता है सेंस ऑफ पीपल। तो ध्यान समझना, किसी का विजन अगर अच्छा है ना भैया, तो लोग उसको अच्छा मानेंगे। जैसे डाबर, डाबल का हेल्दी डायरेक्ट, तो लोगों में डायरेक्ट टारगेट करता है हेल्दी। नाइकी एथलेटिक को टारगेट करता है। तो ये जो है ना, कॉमन आइडेंटिटी फोकस करता है और लोग उससे शेयर्ड होते हैं, मतलब खींचे चले आते हैं। समझ आए कि नहीं? गुड विजन जो है कॉम्पिटिटिव है, ओरिजिनल है और यूनिक है। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। गुड विजन जो है ना, रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंट को फॉस्टर करता है। मतलब लोग रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनोवेशन अप्रोच है। विजन जो है हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड होगा और रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रिटी को। मतलब इंटीग्रिटी में आपको काम करना पड़ेगा। मतलब बेनिफिट देखो, विजन हर कोई बनाता है, लेकिन अच्छा अगर विजन बनाएंगे तो अजर 2008 में उसके बेनिफिट बोला गया। पहला यह बोला जाता है कि अच्छा जो विजन होता है, इंस्पायरिंग होता है, एक्सीलेटिंग होता है, स्टेप फंक्शन होता है, क्रिएट करता है सर कॉमन आइडेंटिटी को, और कॉम्पिटेटिव और ओरिजिनल और यूनिक होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन को ये फॉस्टर करता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है और इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोग का होता है विजन का बेनिफिट। मतलब विजन ये है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहते हो। अब तो ध्यान दीजिएगा। अब सर मिशन क्या होता है? मिशन जैसे मैंने बताया कि आप विजन को अचीव कैसे करोगे, उसको मिशन बोला जाता है। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाता है। मतलब ये पर्पस और प्रेजेंट बिजनेस को ये आप लोग को डिस्क्राइब करके देगा। ओके, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हो सकता है, ये आप लोग का कस्टमर ओरिएंटेड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मिशन टू मेक इट इजी टू डू बिजनेस एवरीवेयर।
समझ आए कि नहीं, एनीवेयर, ये एक अली बाबा का मिशन स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं। ये 4-5 चीज आप लोग को मिलेगा, मिशन, विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव। स्टेट द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। मिशन बताता है कि वो क्यों यहां है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, और ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है। विजन बताता है फ्यूचर एक्सप्रेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में बनना क्या चाहता है। गोल जो होता है ब्रॉड होता है भैया, और जो लॉन्ग टर्म होता है अचीव करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म होता है, जो एक मेजरेबल होता है, मतलब स्टेप टू रीच अ गोल। ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे करके अचीव करके गोल में पहुंचोगे, गोल को अचीव करके मिशन में पहुंचोगे, फिर आप विजन में पहुंचोगे। समझ आए कि नहीं आया। टाइम फोकस क्या होता है, मिशन जो है ना प्रेजेंट को फोकस करता है, विजन जो है फ्यूचर को करता है, गोल लॉन्ग टर्म को करता है, और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म को करता है। समझ आया सबको एवरीवन। अब चलो बात करते हैं, ये हो गया विजन और मिशन। अब बात करते हैं कल्चर के बारे में। देखो कल्चर आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कल्चर आप सब समझते होंगे कि हर एरिया का कल्चर अलग होता है, और बिजनेस जैसे इंडिया में चल रहा है, हम इंडिया में बात करते हैं, हर एंटिटी को इंडिया के कल्चर को समझना पड़ेगा। और जो स्ट्रेटजी है ना बच्चे लोग, जो स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर बनाता है, उसको बनाना पड़ता है कुछ बेसिक एजम्पशंस और बिलीफ को लेके। मतलब इंडिया वाले क्या एजम्पशन ले रहे हैं, क्या बिलीफ ले रहे हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, आप केएफसी जानते होंगे, ओके। केएफसी में ऑफर चलता है वेंसडे को, वेंसडे को वहां ऑफ चलता है अबाउट 50% एज द केस में भी। उन्होंने वेंसडे क्यों चूज किया, मतलब वो लोग सोमवार कर सकते थे, मंगलवार कर सकते थे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, भाई क्यों ओनली वेंसडे। अब देखो मैं समझाता हूं इंडिया का एजम्पशन और बिलीफ। इंडिया में 4-5 ऐसे दिन पड़ जाते हैं जहां लोग खाते ही नहीं है, जैसे कि एक तो सबसे पहले मंडे, मंडे में लोग खाते नहीं है सर। ट्यूसडे भी ऐसा फंस जाता है जिसमें लोग नहीं खाते, और एक फंसता है थर्सडे। 3 तो ऐसे गिने चुने दिन है जिसमें लोग नॉनवेज नहीं खाते। अब देखो सर बाकी तो बच रहा है, सैटरडे, संडे ऑलरेडी वीकेंड होता है, समझ आया कि नहीं है। फ्राइडे में सिर्फ एक ही दिन आता है, फ्राइडे। फ्राइडे में अगर ऑफ रख रहेंगे तो सैटरडे संडे उन लोग को स्पॉइल हो जाएगा, तो वो लोग बीच का दिन चुने वेंसडे। जो कोई भी शास्त्र में भाई, कोई भी अगर जात हो सर, कोई भी कास्ट हो, कहीं भी मना नहीं है कि वेंसडे को कुछ खाना या नहीं खाना है सर। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार इसी में ही मना रहता है, तो उनको कल्चर की नॉलेज है, तभी वो लोग वेंसडे को ऑफर देके रखें कि आप आइए और खाइए, और हफ्ते का बीच है, फिर भी वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो पता है यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ना, वो बेसिक एजम्पशन बिलीव है जो मेंबर शेयर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ यही है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कि कौन से एजम्पशन को हम लोग फॉर ग्रांटेड करें, क्योंकि सब एजम्पशंस को लेके आप लोग का कल्चर को देखते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे, और बिना कल्चर के आगे बढ़े आप एंटिटी सक्सेस हो ही नहीं सकती, स्ट्रेटेजी बन ही नहीं सकती। तो यहां पर एक चीज समझना, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द बेसिक एजम्पशन एंड बिलीव दैट आर शेयर्ड बाय मेंबर्स, ओके, मेंबर जो शेयर करते हैं, एंड डिफाइन करता है बेसिक टेकन फॉर ग्रांटेड फैशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्यू फॉर इटसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। मतलब कौन कौन सा चीज टेकन फॉर ग्रांटेड हो सकते हैं। कल्चर इज अबाउट दैट विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड बट नॉट द लेस कंट्रीब्यूट टू हाउ ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्ड एंड बिहेव इन रिलेशन टू इशू दैट फेसेस। मतलब इसमें यह बताएंगे कि एजम्पशन को किस तरीके से आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, और पीपल उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। 4 लेयर है आप लोग के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। पहला वैल्यू है, बिलीव है, बिहेवियर है, फिर पैराडाइम है। अब समझते हैं इसका मतलब। पहला जो वैल्यू होता है, देखो वैल्यू मतलब होता क्या है, एकदम सीधी सी बात है, बोलते हो ना कि हम इसकी वैल्यू करते हैं, हम कदर करते हैं। देखो सबसे पहले बेड रॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है एक ना, टाटा का एकदम सीधी सी बात है। टाटा टाटा जो कंपनी, उसका एक डायलॉग है, रतन टाटा सर ये बोलते थे कि आप क्वालिटी बेचिए, नंबर्स मत जाइए, आप क्वालिटी बेचिए, कस्टमर आपको ढूंढते आएगा। मतलब वैल्यूज वाली बात है। टाटा ग्रुप हमेशा वैल्यू में बात करता है। अब चलो टेस्ला की बात करें, टेस्ला क्या, पैसा पैसा पैसा, भाई ट्विटर तक को एक्वायर करके रखा है वो, समझ आया कि नहीं है। जैसे अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को भी एक्वायर करके रखा है, वो जो कि मोस्ट कंट्रोवर्सली टेक ओवर है। आप लोग के बारे में नॉलेज पता ही होगा, क्योंकि लोग वही अदानी ग्रुप की तारीफ करेगा एंड सो ऑन, एनडीटीवी जो न्यूज है। तो वैसा बात नहीं है, मैं टाटा की बात कर रहा हूँ। टाटा का कल्चर मेन है भैया, वैल्यूज में बात है, समझ आया कि नहीं है। ये जो है रिटर्न डाउन इन्वेस्टमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ वैल्यू, नॉर्म्स, ये वैल्यू हो गया। फिर हम बात करते हैं आपस बिलीव में। देखो बिलीव क्या होता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग विश्वास क्या करते हैं, सोचते क्या, जो एथिकल टेंशन और प्रॉब्लम होता है। मतलब एकदम सीधी सी बात है, आपके घर में कुछ कुछ चीज बिलीव करते हैं, जैसे लेस्ट एक एग्जांपल कि सर बड़ों का पैर छूना चाहिए भाई, सुबह रोज उठ के सूर्योदय के दर्शन में चाहिए, ये बिलीव है। अगर कोई ऐसा नहीं करता ना, तो उसमें एथिकल टेंशन पकड़ता है। तो ये जो बेस्ड रहता है कल्चर पे। तो दूसरा क्या है आप लोग का बिलीव। फिर होता है बिहेवियर।
बिहेवियर जो है ना वो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट होता है और लोगों के द्वारा ये देखा जाता है इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। डे टू डे वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, मतलब रोज के रोज किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और सीन बाय पीपल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लोग देखते हैं भाई इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है ये चीजें। अगर एंटिटी का बिहेवियर अगर खराब है तो सिर्फ क्वालिटी देने से नहीं हो सकता। पता चल रहा है कि तुम क्वालिटी बेच रहे हो, फिर बाद में तुम्हारा प्लानिंग है कि पैसा कमा के हम लोग इनको लूटना चालू कर देंगे, नहीं हो सकता ये चीजें। ओके, जिस दिन इंडिया के लोगों को ये चीज पता चल गया कि जियो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उनको ये चीज समझ आ गया, वो लोग जियो को भैया यहाँ पर समझो छोड़ना भी चालू कर सकते हैं, यूज करना। अगर उसने मोनोपोली क्रिएट कर दिया, एकदम बिहेवियर वाली बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एंटरप्रेन्योर एंड एनीथिंग, ओके। अब ध्यान समझिएगा, अभी आप लोग 5G डाटा के एडिक्टेड हो चुके हैं सर, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं सर, फुल एचडी में मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, गेम डाउनलोड कर रहे हैं। कल के डेट में अब एयरटेल कॉम्पिटिटर है, मान लेते हैं चलो एयरटेल और जियो ने साथ में मिलकर अगर उन्होंने कोलोब्रेशन कर लिया और कल ने बोल दिया 3 महीने का रिचार्ज 5,000 है, क्या करोगे तुम किस में जाओगे भाई? बीएसएनएल तो स्पीड में नहीं चलता ढंग से यार, और किस में जाओगे? और कौन वेंडर बजा? वीआई तो ले देगा, जिंदा है, जिसके पास 4G है, 5G पूरा आया भी नहीं अभी प्रॉपर। तो ये क्या है ना, अगर उनका बिहेवियर अगर खराब हुआ, लोग इसको देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिगड़ सकता है यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कल्चर को स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है पैराडिम। पैराडिम में बोलता है कि कौन से ऐसे एजम्पशन जिसको ग्रांटेड लेना है, ग्रांटेड टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब क्या होता है? एजम्पशन मतलब क्या भाई, बहुत सारे एजम्पशन है, हर बार थोड़ी एजम्पशन के बेसिस में चलोगे यार, एजम्पशन तो लाखों है, लाखों को थोड़ी सोच के चल लोगे। तो आपको कौन से एजम्पशन आपको कल्चर में उठाने पड़ेंगे, ये आप लोग का पैराडिम बोलता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के आप लोग के यहाँ पास 4 प्रकार के लेयर होते हैं। पहला आप लोग का होता है सर वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर एंड पैराडिम। अब उसके बाद बात करते हैं अब ना कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रेटेजी। देखो कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उसके ना 2 प्रकार के प्राइमरी रीजन होते हैं। पहला होता है मैनेजिंग कल्चर, फिर कल्चर एज अ ड्राइवर ऑफ स्ट्रेटेजी। ये क्या बोलता है पता है? सबसे पहले आपने एजम्पशंस तो उठा लिया, कल्चर को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। कल्चर को मैनेज करना सर, यहाँ लाखों कितने कल्चर है इंडिया में सर, ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो सर एक ही कल्चर फॉलो करोगे। एक तो एक मजाक वाली बात है सर, कोई बोलता है कि सर अंडा वेज है, कोई बोलता है नॉन वेज है, यार जैसा समझना है समझिए। अब आप किसको ग्रांटेड, किसकी बात मानोगे बताओ ना। अब जैसे अंडे को सो जब एग है, कोई बोलता है वेज है, यार वो सीधी सी बात है, तो वेज समझ के खा रहे हैं, उसके लिए पुण्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन वेज समझ उसके लिए पाप है। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो कल्चर को मैनेज करना बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर एनालाइज कल्चर सो एज टू मेक मोर एविडेंट इंपॉर्टेंट, कल्चर को एनालाइज करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कैप्चर होता है अपने कल्चर से, उसको मैनेज करना सर, चेंजिंग इन्वायरमेंट को फेस करना एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो 2 प्राइमरी रीजन है कि क्यों कल्चर स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले कल्चर को मैनेज करना पड़ेगा और कल्चर एज अ ड्राइवर ऑफ अ स्ट्रेटेजी। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग का एथिकल बिहेवियर। अब एथिक्स क्या बोलता है? एथिक्स बोलता है सबसे पहले सर क्या सही है और क्या गलत है, मतलब एक क्लियर से बात है, राइट और रॉन्ग में बात करेगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो एथिक्स ना, एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, तब आप लोग को एथिक्स समझ आएगा। जैसे कि आप एक शॉप ओपन कर सकते हो, हाँ सर इंडिया में हम शॉप ओपन कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर शॉप ओपन अगर मैं कर सकता हूं तो सर ऑब्वियसली छोटा मोटा लाइसेंस ले लीजिए सर, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, जीएसटी, पैन में दुनियादारी, हाँ ओपन कर सकते हो। मैंने शॉप ओपन किया और वो ज्यादा नहीं, पान ठेला ओपन किया सर, जहां पान, सिगरेट, गुटखा मिलता है, ठीक है सर, सीधी सी बात है, यहाँ पास मैं सिगरेट वगैरह सब सेल करता हूँ। मैंने खोला कहाँ सर, इसके चारों साइड पूरे रेप्यूटेड सोसाइटीज है, रेप्यूटेड रईस लोग लेते हैं, और बीच में छोटा सा टपरी खोल के बैठा हूँ। ओके, मैंने कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये जो छोटा सा शॉप है इनके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि रेप्यूटेड सोसाइटी के बीच में, तो एथिकली इट्स रॉन्ग, उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन लीगली नहीं हटा सकता। मतलब एथिकली ये चीज समझना, एथिकल बिहेवियर बहुत ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, अब लीगैलिटी और एथिक्स समटाइम्स दोनों साथ में मैच हो सकते हैं। जैसे कि सपोज ये बॉटल है, ये समझिए जूस है मेरा, ठीक है। अब यहां पर आप लोग हमेशा देखना सर, पीछे वो साइड में एक्सपायरी डेट लिखा होता है। एक्सपायरी डेट सर 2025 का था, मैंने उसको मिटा के 2027 कर दिया। लोग तो कंज्यूम कर लेंगे ना, प्रॉफिट कमाने के लिए मैं जबरदस्ती एक्सपायरी डेट मिटा रहा हूं, ये तो एथिकली रॉन्ग है और इलीगल भी है। मतलब एथिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल में नहीं जाना है भैया। अब जैसे कि एग्जांपल, ऐसा फोन बनाया है, ठीक है, एक ऐसा फोन बनाया गया जो एकदम फुल स्पेसिफिकेशन में आप यूज करो, सब चीज कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे में यूज करने ब्लास्ट हो जा रहा है। ऐसा भी क्या काम का यार कि आप सस्ते के चक्कर में पूरा एथिक भी खराब कर दोगे। तो देखो
तो आप लोग को एथिकल बिहेवियर में ध्यान रखना पड़ेगा, और एथिकल बिहेवियर हमेशा कंपनी के हाई वैल्यू, हमेशा ऊपर रहने चाहिए एथिकल बिहेवियर। ओके, अब समझिएगा यहां पर जो आप लोग का एथिकल जो बिहेवियर है वो सीधी सी बात है, वो ये बोलता है बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, मतलब बिजनेस को अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हाई वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब एकदम ऊपर में रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, वो भी बेस्ड ऑन एथिक्स। क्या सही है क्या गलत है उसमें भी उन लोगों को सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं किसी पैसा ही कमाए, पैसा ही कमाने में बात नहीं करना, उसको एथिकल बिहेवियर बोला जाता है। इसमें 3 एक्शन प्रिस्क्राइब्ड है आप लोग के, 3 टाइप्स ऑफ एक्शन, 3 प्रकार के एक्शन यहां पर प्रिस्क्राइब्ड है। देखो, सबसे पहले ये बोलता है कि जो बिजनेस है उनको एक्सप्लेटली, मतलब एक्सप्रेस करके आर्टिकुलेट करना पड़ेगा वैल्यूज को, मतलब आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, क्लियर इनको बताना पड़ेगा कि उनके वैल्यूज क्या हैं, और उनको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने कोड ऑफ एथिक्स में, मतलब कोड ऑफ एथिक्स में फोकस करना है। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है सर, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए नियम कानून बनाना अलग से, कोड ऑफ एथिक्स बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा एकदम क्लियर से बात बोलता है कि जो आप आर्टिकुलेट करके रखे हो, अभी आपने आर्टिकुलेट किया, क्लियर बताया, उसको आप लोग कोड ऑफ एथिक्स में या तो कोई डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए, मतलब कोड ऑफ एथिक्स को डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए ताकि लोग उसको फॉलो कर पाए। अब हमेशा चीज ध्यान रखना है कि आप जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट एथिकल भी होना चाहिए। समझ आए कि नहीं, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, इकोनॉमिक में सस्ता नहीं होना चाहिए, आप लोग एथिकली भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा क्या बोलता है आप लोग का, लास्ट वन, आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना पड़ेगा वैल्यू कल्चर को, मतलब वैल्यू कल्चर उनके लिए क्या मायने रखता है ये बिल्ड करना पड़ेगा, ये आप लोग का एथिकल बिहेवियर होता है। अब समझते हैं थोड़ा सा, देखो, टू फॉस्टर एथिकल बिहेवियर बिजनेसेस मस्ट बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट प्लेसेस हाई वैल्यू ऑन एथिकल बिहेवियर, मतलब फॉस्टर करना पड़ेगा भाई एथिकल बिहेवियर को, ताकि बिजनेस जो है ना बिल्ड कर पाए कल्चर को, वो भी हाई में। समझ आए कि नहीं, 3 एक्शन है, पहला क्या करेगा, बिजनेस करेगा एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट द वैल्यू दैट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर, मतलब आर्टिकुलेट करेगा, क्लियर बताएगा कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, और उस वैल्यू को इंपॉर्टेंट एम्फेसिस देना है कोड ऑफ एथिक्स। सेकेंडली आप लोग को ये बोलता है कि कोड ऑफ एथिक्स को ना आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट में आप लोग को लिखना पड़ेगा, मतलब जो आर्टिकुलेट किया डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस में आगे तक काम आते रहे। डिसीजन मस्ट बेस्ड नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो एथिकली, डिसीजन जो सिर्फ इकोनॉमिकली होना चाहिए, एथिक में भी बेस्ड होना चाहिए। फिर बोलता है थर्ड, लास्ट वन, बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हैविंग अ वैल्यू कल्चर, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाइए जो वैल्यू कल्चर में बेस्ड हो, ऐसा सिस्टम जो एथिकल बिहेवियर में बात करे, इसी को एथिकल बिहेवियर बोला जाता है। समझ आया कि नहीं, सबको एवरीवन आपने कल्चर पढ़ लिया, एथिकल बिहेवियर पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज समझना, ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग होता है, आगे जाके पढ़ोगे। अगर व्हाट इज ऑब्जेक्टिव पूछा या तो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर चीज का ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं पूछ रहे। बच्चे लोग क्लास में इस चीज में पेपर है बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा तो ये लिखना है तुम लोगों को, इसी स्टेटमेंट को लिखना है। समझ आए कि नहीं? लेकिन वहीं अगर सर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोला तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को लिखने पड़ेंगे। समझ आए कि नहीं? अब देखो ऑब्जेक्टिव होता क्या है सर, ये गोल डिफाइन करता है जिसको तुम लोग अचीव करने वाले हो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट देता है। ध्यान समझना, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर कंक्रीट होता है और मोर स्पेसिफिक होता है, ओपन एट्रीब्यूट होता है, जो फ्यूचर के आउटकम में काम करता है, वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब जैसे हम लोगों ने यहां पढ़ा था डिफरेंस, ध्यान समझना, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो छोटे मोटे चीजों को अचीव करके शॉर्ट टर्म अगर गोल में पहुंचोगे, गोल को लॉन्ग टर्म में अचीव करने के लिए आप लोग प्रेजेंटली मिशन बनाएंगे, फिर वो फ्यूचर में जाकर विजन देखोगे। समझ आए कि नहीं? अब देखो सर, फिर फीचर्स होता है सर, ऑब्जेक्टिव्स के भी फीचर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सब देखना पड़ता है। इसको याद करने के लिए सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं सम
आर्ट, ये ध्यान रखिएगा। सम आर्ट में पहला होता है स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है जनरल नहीं होना चाहिए। दूसरा अंडरस्टैंडेबल, मतलब लोग को समझ आना चाहिए भैया जब ऑब्जेक्टिव बना, पता चला कुछ भी बना दिया लोग समझ ही नहीं पा रहे। फिर आता है मेजरेबल, ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाओ जो मेजर करने योग्य हो, जैसे यूनिट में बना लिए, परसेंटेज में बना लिए, जो बनाने बना लिए। फिर होता है अटेनेबल, मतलब उसको अचीव करने योग्य होना चाहिए, पता चल रहा है तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटा है, 12 घंटा काम करो, तुम ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि हम 36 घंटा काम करें एक दिन में, नहीं हो सकता भैया। अटेनेबल होना चाहिए। फिर होना है रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब ये कि ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाओ जो आपके गोल, मिशन और विजन के लिए रिलेवेंट हो। फिर टाइम बाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जैसा भी आप समझ, टाइम बाउंड में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, ये चीज में होना चाहिए। तो ये होता है आप लोग का फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। बताइए क्या होता है सर सम आर्ट, सम आर्ट क्या होता है सर? एस बोले तो स्पेसिफिक, हाँ सर। यू बोले तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, सर एम बोले तो सर मेजरेबल, हाँ सर ये सम हो गया। ए बोले तो सर अटेनेबल, आर बोले तो रिलेवेंट, और टी बोले टाइम बाउंड। वेरी गुड, आपको खुद याद आ गया। अब चलो समझते हैं। अब देखिए सर, उसके बाद ना जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना, तो सर हमको कुछ कुछ दिक्कत आने वाली है। इसको याद करने के लिए मैं पीएम वर्सेस क्यूआर आप लोग को बताया था। अब इसको थोड़ा समझना कि सबसे पहले आता है पीरियोडिसिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से बात करूंगा। देखो पीरियोडिसिटी क्या होता है पता है कि लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, डिफरेंट फ्रेम हो सकता है। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन से फ्रेम में आएंगे और किसके काम आएंगे। ठीक है, पी हो गया। एम आप लोग के लिए बोलते हैं मल्टीसिप्लिटी। अब देखो क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट में काम नहीं करता भाई, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज्यादा भी होना चाहिए, मल्टीसिप्लिटी बोलते हैं। फिर आप लोग को वी बोलते हैं वेरीफेबिलिटी, मतलब इसको लास्ट में जाके वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए जजमेंट चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, जिसको मेजरमेंट भी बोला जाता है। ओके, ये हो गया आप लोग का वी। फिर आता है आप लोग का एस, स्पेसिफिक, हर लेवल पे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा और आप लोग का परफॉर्म करना पड़ेगा टारगेट को, समझ आया कि नहीं? फिर क्यों आता है आप लोग का क्वालिटी, एग्जाम क्वालिटेटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप लोग का बेस्ड होना चाहिए। आर होता है रियलिटी, मतलब टू बी परफॉर्म अटेनेबल होना चाहिए भैया, पता चल रहा है तुम कुछ भी ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हो। तो इसको वापस समझना कि किस तरीके से फ्रेम होता है। अगर आप लोग को इश्यूज वाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव अगर याद रखना है तो उसके मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म दिया हूं पीएम वर्सेस क्यूआर। यहां पर पी मतलब होता है आप लोग का पीरियोडिसिटी, एम मतलब होता है आप लोग का मल्टीप्लिसिटी, वी मतलब आप लोग का होता है वेरीफेबिलिटी, फिर आप लोग का एस मतलब होता है स्पेसिफिक, फिर क्यू मतलब आप लोग का होता है क्वालिटी, फिर आर मतलब होता है आप लोग का रियलिटी। इस तरीके से आप इश्यूज को याद कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस इंपॉर्टेंट इशू दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है यार डायरेक्ट 7 नंबर का। सर 7 नंबर का आ रहा है तो सर हम कैसे करेंगे? देखो बच्चे लोग, अगर ऐसा आप लोग का आता है 7 नंबर के लिए तो प्रॉपरली कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा ना, ऑब्जेक्टिव शुरू में एक आध लाइन लिख लेना, पूरा मत लिखना, एक आध लाइन लिख लेना, और इसको स्पेसिफिकली एकदम पॉइंट्स हेडिंग करके लिखना। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिखोगे तो नहीं मिलेगा नंबर ना, आपको हेडिंग वाइज हो गया, आपको सब हेडिंग वाइज हो गया, हाईलाइट करके लिखोगे तब जाके नंबर मिलेगा। ओके।